it sharing with you whiteboard. Start now without delaying. We should start our topic. That is what हम लोग जो बात करेंगे बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर पोप को लेंगे। अलेक्जेंडर पोप के कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना जरूरी है और अलेक्जेंडर पोप के वर्क को लेकर के भी हमें कुछ बात करना है। तो अगेन अलेक्जेंडर पोप ALEXANDER and this is POP पोप। ही वॉज बोर्न इन 1688। मॉर्निंग के भी क्लास में मैंने बताया था कि 1688 में उनका जन्म हुआ है। एंड 1744 दैट शुड बी 1744 में उनकी मौत हुई है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट अलेक्जेंडर पोप। ही वॉज बोर्न इन 1688 एंड डाइड इन 1744। 1744 ईस्वी में उनकी डेथ हुई है। एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू टेक कि उनसे रिलेटेड जो चीजें रही हैं, एक चीज तो है कि WJ लॉन्ग ने कहा है उनके बारे में कि द पोएट ऑफ ग्रेट नेशन वो रहे हैं। तो रिमेंबर दैट कि WJ लॉन्ग सेड WJ लॉन्ग सेड ही वॉज अ पोएट ऑफ he was he was a poet of great nation। डेविड डचेस ने उनके बारे में कहा है। डेविड डचेस ने कहा है इन द सेंस कि कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं। जो राइटर हैं क्रिटिक हैं तो उन्होंने कहेंगे ही कि पोप वाज अ रोमन कैथोलिक एट अ टाइम व्हेन रोमन कैथोलिक्स इन इंग्लैंड स्टिल सफर्ड सिविल डिसेबिलिटीज। ही वाज आल्सो सिकली एंड malformed। तो जो डेविड डचेस का पॉइंट है वो कोई बहुत ऐसा वो नहीं है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में ये कहा जा सकता है कि जो क्रिटिक एक तो WJ लॉन्ग है। WJ लॉन्ग ने उनको क्या कहा, पोएट ऑफ ग्रेट नेशन उनको कहा गया है। ही वॉज अ पोएट ऑफ ग्रेट नेशन। और डेविड डचेस DAICHES डेविड डचेस कहते हैं, डेविड डचेस ने एक किताब लिखा क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बड़ी फेमस किताब है क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डेविड डचेस ने उनको उसमें कहा कि पोप वाज अ रोमन कैथोलिक। डेविड डचेस से सेज पोप वाज रोमन कैथोलिक। पोप वाज रोमन कैथोलिक at a time when Roman Catholics in England at a time when Roman Catholics in England when Roman Catholics in England still suffered civil disabilities still suffered civil disabilities is so it has been said by whom? It has been said by David Duchess and you will come to know कि डेविड डचेस के बारे में ये बात किसने डेविड डचेस ने ये बात उनके बारे में कही है। और क्या उन्होंने कहा कि पोप वाज अ रोमन कैथोलिक एट अ टाइम उस समय थे व्हेन रोमन कैथोलिक्स इन इंग्लैंड स्टिल सफर्ड सिविल डिसेबिलिटीज, जबकि रोमन कैथोलिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लैंड में नहीं था। दूसरा चीज की अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद अगर कोई राइटर ज्यादा कोट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो जो है कौन रहे हैं, पोप रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने भी उनके कोटेशंस को बहुत सारे कोटेशंस को लिया हुआ है।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आफ्टर शेक्सपियर if any poet after Shakespeare if any poet was much quoted that is Pope. That is Pope किसके अनुसार द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन। तो द ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस है उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई कोट किया गया है तो कौन कोट किए गए हैं? दैट इज अलेक्जेंडर पोप। किसके बाद? शेक्सपियर के बाद जो है। लॉर्ड बायरन ने उनको अपना ये बताया कि वो बहुत ज्यादा पोप से इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड बायरन said he was much influenced by Pope। ये बात कौन कहता है? ये बात लॉर्ड बायरन कहते हैं कि लॉर्ड बायरन खासकर उनके सटायर को लेकर के कि लॉर्ड बायरन सेड ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पोप। इनडायरेक्ट वे में ये चीज हम देखते हैं कि रहा है। तो एक तो पोप सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले पोएट रहे हैं किसमें? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन जो रहा द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में आफ्टर शेक्सपियर इफ एनी पोएट वाज मच कोटेड हु वाज दैट वाज दिस मैन। Second point I want to tell you कि when you find this man, especially the particular man who we are seeing here, you will come to know कि लॉर्ड बायरन भी उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। एक चीज भी देखने को मिलता है। बाकी उनके एज के बारे में मैंने सुबह की क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू फाइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी स्टाइल को लेके काफी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा उनकी जो स्टाइल थी फंडामेंटली टू डिकेडेंट थी और टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। तो ये बात रही है लेकिन ये बहुत वैसा चीज नहीं रहा है। इस ये चीजें हम देखते हैं और पोप का कुछ कोटेशंस है जिसमें हम पाते हैं कि उन्होंने एक पॉइंट ये कहा था कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, जो ऑफ्टन कोट किया जाता है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ mankind is man, the proper study of mankind is man। दूसरा चीज, ट्रू विट इज ट्रू विट इज what oft was thought but never so well expressed। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, यू विल कम टू नो कि ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो उस उन्होंने एशियन मैन में कहा है कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। ये उन्होंने किस ऐसे में कहा हुआ है? एशियन मैन में कहा है।
और एक उनका कोटेशन है, ट्रू विट इज व्हाट आफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो यू फाइंड दीज थिंग्स की ये जो है उनका चीज रहा है जहाँ पे हमें इस पे बात करनी है कि उनके कुछ कोटेशंस हैं दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। अब जब आप उनके वर्क्स को हम बात करेंगे, ये तो जनरली अभी हम लोगों ने बात किया 1688 में वो पैदा हुए, 1744 में उनकी मौत हुई थी। उनके एज को ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है और एक कैथोलिक, रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने उनको द पोएट ऑफ ग्रेट नेशन कहा है। डेविड डचेस ने ये कहा कि जब जो है इंग्लैंड में रोमन कैथोलिसिज्म एक तरह से कहा जाए कि अपनी सांसें तोड़ रहा था, उस समय भी वो एक कैथोलिक, उन्होंने कैथोलिक को में अपना विश्वास दिखाया या दोहराया। और इसके अलावा आप देखेंगे कि शेक्सपियर के बाद सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले पोएट वही रहे हैं। बायरन ये कहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रहा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी स्टाइल को लेकर के कि उनकी स्टाइल बहुत बेहतर नहीं रही है जिसमें ह्यूमन नेचर को एक्सप्रेस किया जा सके। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं और हमें ये पता है कि उन्होंने नियो क्लासिकल एज उनका एज है और उन्होंने क्लासिक स्टाइल को फॉलो किया, उनके राइटर्स को वो किया। हिज वर्क्स का मैं एक सेंट्रल हेडिंग डाल रहा हूँ, हिज वर्क्स। नहीं, इसमें और बायोग्राफी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। His works, when we talk about ki his works, then remember that ki his works, it what does it refer? It refers कि उनका जो एक अर्ली वर्क आया था वह क्या था, पेस्टोरल से उन्होंने शुरुआत किया था। PASTORALS, पेस्टोरल। इट केम इन 1709। ये जो पेस्टोरल रहा, यह उनका अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। पेस्टोरल उनका पोयम था और ये शुरू का उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। तो पहला जो वर्क था दैट वाज द पेस्टोरल, और यह उनका कैसा वर्क था, अर्लीस्ट था। पेस्टोरल। दूसरा, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है 1711 ईस्वी में आया। और इस एशियन क्रिटिसिज्म में मैंने पहले बताया था काफी इंपॉर्टेंट वर्क है उनका। सबसे पहला चीज की रिटेन इन हीरोइक कपलेट, इट इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट। कपलेट, इट इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट, अ डिडैक्टिक पोयम, अ डिडैक्टिक पोयम। बाकी 1711 ईस्वी में पब्लिश हुआ है, उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्ट्रिक्टनेस और जो करेक्टनेस की बात है, करेक्टनेस, करेक्टनेस वी फाइंड हियर। आपको याद होगा करेक्टनेस एक इस एज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहा था कि हर चीज को सही ढंग से, पंक्चुएशन, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से और चीजें वी फाइंड हियर। इसका जो शुरुआत होता है करेक्टनेस के अलावा इसकी एक और खासियत है, रूल्स ऑफ टेस्ट एंड द अथॉरिटी। रूल्स ऑफ टेस्ट एंड अथॉरिटी, रूल्स ऑफ टेस्ट एंड अथॉरिटी यू फाइंड हियर। नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज जो इसमें डिस्कस किया गया है, द लॉज
by which the laws by which a critic should be guided. The laws by which a critic should be guided are then discussed. ये भी यहाँ पे देने की कोशिश की गई. तो यू विल कम टू नो कि इनका जो पोयम रहा है काफी इम्पोर्टेंट पोयम रही है, और इस पोयम में इन्होंने, मैं फिर से आपको बता दूं कि इस पोयम की जो खासियत है कि यह हीरोइक कपलेट में कंपोज किया है. दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हीरोइक कपलेट के अलावा यह डिडैक्टिक पोयम है. कैसी पोयम है? डिडैक्टिक पोयम है. इसमें जो करेक्टनेस उसेज का फीचर्स रहा है वो चीज रहा. करेक्टनेस का मतलब कि अगर इफ एनी पोएट राइट तो क्या तरह का रूल और रेगुलेशन उसके लिए. आगे उन्होंने रूल्स ऑफ टेस्ट एंड अथॉरिटी, द लॉज के बारे में बात हो गई, बाई विच क्रिटिक शुड बी गाइडेड आर देन डिस्कस्ड. ये सारी की चीजें रही हैं. पोयम जो है 3 हिस्सों में है. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, द पोयम इज डिवाइडेड into 3 parts. Part first, पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में जो है ट्रू टेस्ट बताया गया है. ट्रू टेस्ट का मतलब कि रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड नेचर. ट्रू टेस्ट एंड रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड नेचर. ट्रू टेस्ट एंड रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड नेचर. रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड नेचर. पार्ट टू, वो इसमें उन्होंने पार्ट सेकेंड में उन्होंने इम्परफेक्ट लर्निंग को बताया. इम्परफेक्ट लर्निंग को लेके बात किया है. इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट को लेके बात किया है. इम्परफेक्ट लर्निंग. इम्परफेक्ट लर्निंग एंड इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग. एंड इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग. इम्परफेक्ट लर्निंग एंड इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट को लेके बात की गई है. सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि द पोयम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में है. पार्ट फर्स्ट में किस पर बात की गई है? ट्रू टेस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड नेचर. आर्ट एंड नेचर को. दूसरे में इम्परफेक्ट लर्निंग एंड इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट को लेके बात की गई है. पार्ट थर्ड में जो बात की गई है फंडामेंटल रूल्स को लेकर के. फंडामेंटल रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड
दैट मस्ट बी फॉलोड। इसी पोयम की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। नोट करके वो आप लिख लीजिएगा, इसी पोयम की लाइन है, लिटिल लर्निंग, LITTLE, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। दूसरा उनका एक वर्क था, हैव यू डन इट। पार्ट थर्ड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड। मैंने आपको पहले ही बताया, इस पोयम का नाम ही है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो हीरोइक कपलेट में है, जिसमें टेस्ट है, करेक्टनेस है, रूल है, तीन पार्ट में बांटी गई है। और इसका एक फेमस कोटेशन है, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक पोयम है मसीहा। ये जो पोयम मसीहा है, ये वर्जिल की फोर्थ इकलाग पर बेस्ड ऑन है। इट इज बेस्ड ऑन द फोर्थ इकलाग ऑफ वर्जिल। इकलाग ऑफ वर्जिल। इकलाग ऑफ वर्जिल। इट पब्लिश्ड इन 1712। इट पब्लिश्ड इन 1712। इट was translated by it was translated by डॉक्टर जॉनसन इनटू लैटिन। इस पोयम को डॉक्टर जॉनसन ने लैटिन में जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। इसका नाम ही जैसे मसीहा है, तो इसमें प्रोफेटिक जो जो मिसियनिक प्रोफेसीज हैं, जो भविष्यवाणियां रही हैं ईसाइया का, और इस ईसाइया का और भी चीजों का, उसको लेके इसमें बात की गई है। इसको कहा जा सकता है एक सैक्रेड इकलाग है। वो जो जो मसीहा जो उनका पोयम है, इस पोयम में अगर आप देखेंगे तो ये किस पर बेस्ड ऑन है, द फोर्थ इकलाग ऑफ वर्जिल पर। कब पब्लिश हुआ, 1712 में। किसने ट्रांसलेट किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया हुआ है। और पोयम में अगर देखा जाए तो जो जो प्रोफेसीज है, ईसाइया का प्रोफेसीज, जो पैगंबर ईसाइया रहे हैं उनकी चीजों को लेकर के, उनकी चीजों को इसमें बात की गई है। तो मसीहा, दिस इज अ पोयम ऑफ दिस मैन। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द विंडसर फॉरेस्ट। विंडसर फॉरेस्ट 1713 में आई है। इट्स अ पेस्टोरल पोयम। अ टोपोग्राफिकल पोयम।
It's an example of topographical poem. Topographical poem. It's also an example of colorful poetry. Local poetry. Potry. Next point. It combines description of landscape, description of landscape with historical, literary and political reflection. Literary and political reflection. These things we find here, so that is what it combines. What it combines description of landscape with historical, literary and political reflection. जो लोकल पोइट्री का खासियत होती है, विंडसर फॉरेस्ट क्या है, पेस्टोरल पोयम है. इट्स एन एग्जांपल ऑफ टोपोग्राफिकल पोयम, लोकल पोइट्री का एग्जांपल है, लोकल कलर को लेकर के ये बात इसमें किया गया है. नेक्स्ट है द रेप ऑफ द लॉक. सत्रह सौ बारह ईस्वी में mock heroic poem. A poem in five cantos. A poem in five cantos. First published first published in Lintott's Miscellany in 1712. थीम क्या है? थीम कट डाउन द लॉक ऑफ बिलिंडा. इफ यू नोट डाउन देन लेट मी नो. मॉक हीरोइक पोयम है, फाइव कैंटोस में है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन लिंटन्स मिससेलेनी इन 1712. कट डाउन द थीम ऑफ बिलिंडा, ये इसका थीम है. बिलिंडा किस रूप में है? मिस अराबेला फार्मर उसका ओरिजिनल नेम है. इफ यू नोट डाउन तो लेट मी नो. ओके.
इसके अलावा इस पोयम में और जो खासियत है वो आपको नोट करना है। सुपर नेचुरल मशीनरी। नेक्स्ट, गॉड क्यूपिड। नेक्स्ट, पैरोडी ऑफ एपिक। नेक्स्ट, रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जॉन कैरिल। जॉन कैरिल। कैरिल, CARYLL। दैट इज पैरोडी ऑफ एपिक। पैरोडी इन द सेंस कि मॉक एपिक इज द पैरोडी ऑफ एपिक। इसमें जो है जो मॉडल लिया गया है बॉयल्यूस का ली लर्टिन। बॉयल्यूस का ली लर्टिन जो है एक रहा है, उसको मॉडल बना करके इसको कंपोज किया गया है। तो क्या क्या है, सुपरनेचुरल मशीनरी है, गॉड क्यूपिड का मेंशन है, पैरोडी ऑफ एपिक है, मतलब मॉक एपिक जो होता है दैट इज द पैरोडी ऑफ एपिक। किसके रिक्वेस्ट पर लिखा गया है, जॉन कैरिल, CARYLL। बॉयल्यूस के ली लर्टिन पर यह आधारित है। बॉयल्यूस का ली लर्टिन वर्क है, उसको मॉडल बना करके इसमें यूज किया गया है। आई थिंक यू हैव नोटेड इट। ओके। नेक्स्ट जो वर्क है, ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी। ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी। ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी। ये जो ट्रांसलेशन हुआ है 1715 से 1720 के बीच में हुआ है। दूसरी चीज की, और इसमें इस ट्रांसलेशन में जिन लोगों ने हेल्प किया है उसमें से एक नाम है विलियम ब्रूम। विलियम ब्रूम एंड एलिजा फेंटन। एलिजा फेंटन। विलियम ब्रूम एंड एलिजा फेंटन हेल्प्ड पोप इन ट्रांसलेटिंग इन ट्रांसलेटिंग होमर्स ओडिसी।
होमर्स ओडिसी इन 1726। 1750 से 1720। और इसके अलावा यू विल कम टू नो कि विलियम ब्रूम एंड एलिजा फेंटन ने भी इनका हेल्प किया था जब ये उन्होंने ट्रांसलेट किया, और जो 1726 ईस्वी में आता है। इस पोयम के बारे में ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आई थिंक यू हैव नोटेड इट। पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर। पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर 1725 में आई है। तो पोप्स का जो एडिशन ऑफ शेक्सपियर इट केम इन 1725 में। इसके अलावा जो है एक और राइटर है जिनका नाम था लीविस थियोबाल्ड। लीविस थियोबाल्ड। लीविस थियोबाल्ड ने क्या किया था, उन्होंने भी एक पैम्फलेट लिखा था। लीविस थियोबाल्ड रोट अ पैम्फलेट। पैम्फलेट शेक्सपियर रीस्टोर्ड, SHAKESPEARE, शेक्सपियर रीस्टोर्ड in 1726. In it, he criticized पोप। ये चीज ध्यान में रखना कि पोप का जो एडिशन ऑन शेक्सपियर है इट केम इन 1725। लेकिन उसी समय लीविस थियोबाल्ड नाम के एक राइटर थे जिन्होंने क्या किया, एक पैम्फलेट लिखा शेक्सपियर रीस्टोर्ड 1726 में। इन इट ही क्रिटिसाइज शेक्सपियर, और फॉर व्हाट क्रिटिसाइज्ड, कि जो शेक्सपियर का एडिशन ऑफ शेक्सपियर है उसमें जो है एरर्स वगैरह है। तो बाद में जो है पोप काफी नाराज हो जाते हैं और अपनी पोयम द डंसियार्ड में उन्होंने उनकी काफी आलोचना की हुई है। आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट पोयम है द डंसियार्ड। इट पब्लिश्ड इन 1728, 1728 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। इसका 3 वर्जन आया हुआ था। इट हैज 3 वर्जन। दूसरा पॉइंट,
मॉडल्ड ऑन, MODELLED, मॉडल्ड ऑन मैक फेक्नो। याद होगा मैक फेक्नो किसका क्रिएशन है? अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, जॉन ड्राइडन का। ये सैटिरिकल फिलोसफिकल पोयम है, सैटिरिकल पोयम। इसमें गॉडेस, GODDESS, गॉडेस डलनेस का जिक्र है। सो यू फाइंड इसमें उन्होंने कंटेम्प्रेरी पोयर्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि द डंसियार्ड उनका अपना आया 1788 ईस्वी में। इसके 3 वर्जन्स आए हुए हैं, और एक इसी के नाम से बाद में जो है द डंसियार्ड इन 4 बुक्स भी करके आता है। तो 3 वर्जन 1742 तक आ चुके थे। और फोर्थ जो उसका वो था, वो द डंसियार्ड इन 4 बुक्स के नाम से आता, 1747 ईस्वी में। कोई मतलब नहीं है। और यह किस पर है? मॉडल डॉन मैक मैक फिक्नो, जो किसका? जॉन ड्राइडेन का वर्क है, सैटिरिकल पोयम है। गॉडेस डलनेस का जिक्र है इसमें। और इसके अलावा यूसी की इसमें उन्होंने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज्ड किया है। ही क्रिटिसाइज्ड कंटेम्प्रेरी राइटर्स। कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया है। उसके अलावा उनका एक और पोयम है, एन एसे ऑन मैन। इसमें किसको लेके बात की गई है? ह्यूमन नेचर। पोयम किस में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में। ह्यूमन नेचर को लेके बात की गई है, हीरोइक कपलेट में है। इनकम्प्लीट पोयम उनकी रही है। इनकम्प्लीट पोयम। ह्यूमन नेचर, हीरोइक कपलेट, इनकम्प्लीट पोयम, एसे ऑन मैन। पहले वाले में कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया गया था। आई थिंक यू हैव डन इट। इसका जो एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो पूछा जा चुका है, उसमें ये चीज किया गया है कि इसमें 4 एपिस्टल एड्रेस किया गया टू बालिंग ब्रोक को। इट कंसिस्ट इट 4 एपिस्टल्स, 4 एपिस्टल्स एड्रेस टू बॉलिंग ब्रोक, ADDRESSED, एड्रेस टू बॉलिंग ब्रोक। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू विंडिकेट इट इट कंसिस्ट 4 एपिस्टल्स एड्रेस टू बॉलिंग ब्रोक, BOLINGBROKE। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू विंडिकेट
the ways of God to man, deals with man's relation to the universe. उसको लेके बात की गई है। इसी में नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, बहुत सारा उनका जो है स्टेटमेंट है। तो यू फाइंड व्हाट कि इसमें क्या किया गया, इट कंसिस्ट फोर एपिस्टल्स जो बॉलिंग ब्रोक को एड्रेस किया गया है। इसका जो थीम है क्या है, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन डील्स विथ मैन्स रिलेशन टू द यूनिवर्स, ये चीज हम पाते हैं। नेक्स्ट पोयम है एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथ नॉट। डॉक्टर ARBUTHNOT, एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथ नॉट। पहला पॉइंट, सैटिरिकल पोयम, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। जोसेफ एडिशन वाज criticized. Joseph Edison was criticized. जोसेफ एडिशन की आलोचना की गई है। और जोसेफ एडिशन को किस रूप में प्रेजेंट किया गया, एथिकस के रूप में। ATTICUS, एथिकस refers to जोसेफ एडिशन। एथिकस refers to जोसेफ एडिशन। Now are you getting it? You find yeah, you find कि epistle to Dr. Arbuthnot, it's a satirical poem, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। जोसेफ एडिशन को इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। जोसेफ एडिशन को क्रिटिसाइज के लिए करने के लिए जो कैरेक्टर यूज किया गया उसका नाम एटिकस, ATTICUS। ये चीज आप देखेंगे। अच्छा, दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी इनकी कुछ पोयम्स रही है, लेकिन वो चीज उतना उतना ज्यादा
अरे, उसके बाद आपका कुछ और पोयम है? ओड फॉर म्यूजिक सेंट सिसिलियास डे। एक इनका पोयम ये है, इसको आपको केवल याद करना है नाम। एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। लेडी। द टेम्पल ऑफ फेम। द टेम्पल ऑफ फेम। 3 hours आफ्टर मैरिज। वोट फॉर म्यूजिक ऑन सेंट सिसिलियास डे। एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। ये सब उनका पोयम रहा, जो कॉमन मतलब थोड़ा सा आपको केवल उसको जानना के लिए नाम अकेले, आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और उसमें करना है। सो वी हैव डन दिस मैन। हम लोगों ने इनको भी कवर कर लिया है। देयर इज अनदर ऑथर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो कल इंशाल्लाह हम लोग उनको भी बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने कवर किया है। देखिए, और जो अभी कृष्णा जी कह रहे थे बायोग्राफी में, तो पोप का कोई बायोग्राफी ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा उतना आप कोई भी चीज कोई भी बुक को कवर करेंगे तो यू कैन गेट कि कहाँ पैदा हुए, माँ का क्या नाम था, फादर का क्या नाम था, कौन सी स्कूल में पढ़े। अब इतना क्लासेस आपने कर लिया है कि खुद से भी ये बहुत कॉमन पॉइंट्स है, एनी बुक यू हैव वो उसमें नोट कर सकते हैं। हमने आपसे जो है जो चीज डिस्कस किया है, उनका क्रिटिकल वर्क, उनका क्या चीजें हैं, कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें। और पोप पर हम लोगों ने करीब करीब 3 लेक्चर लिया। अभी कल एक लिया था, आज मॉर्निंग में मुझे लगता है अभी एक लेक्चर हुआ है। एक लेक्चर इसके पहले पोप एंड हिज एज करके रहा था। उसके पहले जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था उनको पता है कि जब उनके एज को लिया गया था तो बहुत डिटेल में मैंने उनको कवर कराया था। तो अगर बायोग्राफी में कोई ऐसा नहीं है कि वो जैसे शेक्सपियर की जैसी बायोग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई इतना सारा वर्क या इतना सारा चीज कर दिया गया हो कि उसमें वो चीजें रही हो। तो यू आर गेटिंग दीज थिंग्स। और मेरा ये कहना है हमेशा कि इसके अलावा भी आप अगर कोई भी मैटर पाइए, कुछ भी करिए, तो उसको और ज्यादा पढ़िए। मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। आपको उस रास्ते को और खूबसूरत बनाना, खूबसूरत ढंग से उसको संवारना है, सजाना है। मैंने आपको इतना सारी चीजें कवर करा दी हैं। अब आपको ये है कि वट एवर द बुक एंड अदर सोर्सेज यू हैव, उसको आप और वाइड स्टडी करिए, तो आपके अंदर और शाइनिंग आएगी और ब्राइटनेस होगा आपका जो है। तो इतना हम कर रहे हैं। और अब इधर जो भी लेक्चर हो रहा है, वो आप ये समझिए कि उसका मेन पर्पस अभी जो भी आपकी स्टडी कराई जा रही है, वो सारी स्टडी आपका ये है कि पोप या जो भी राइटर आपके यहाँ है, वो सब ज्यादा से ज्यादा आप उनके वर्क को, उनके बारे में, उनके एज के बारे में कर ले। और आने वाले समय में आपका प्रीलिम सबसे पहला, मतलब सबसे पहला ऑब्जेक्ट यही है कि प्रीलिम निकले। उसके बाद जो है तो जो मेंस होगा तो उसका तो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग ही होता है, उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, उस पे तो पूरा चीज लेक्चर पर होगा, उस पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन प्रीलिम तो पूरा इंफॉर्मेशन पर होता है, फैक्ट पर होता है, उसके अपने जो चीजों को कैरेक्टरिस्टिक्स पर होता है। तो ज्यादातर लेक्चर का जो पर्पस है वो प्रीलिम के ही पर्पस से हम लोग चल रहे हैं। और जब मेंस की बात आएगी तो वो देखा जाएगा, क्योंकि मेंस का अपना क्राइटेरिया अलग होगा, वो पूरा लेक्चर आकर के बात करना होगा, लिखने का तरीका डिस्कस करना होगा, कैसे कोई क्वेश्चंस को हम और ब्यूटीफुली ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं 300 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में। दैट इज अनदर थिंग।
तो इतना हम लोगों ने कर लिया। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन, यू आर डूइंग वेरी वेल। और मैं जो है अभी आपको ज़रूर आज जो है क्लास लूँगा उनके ऊपर थोड़ी देर बाद, करीब 15 मिनट बाद, तो ताकि आज जान गर्ल्स वर्दी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक हो।